सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसकी आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक फेमस थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के दो बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहाँ मेहनती और ईमानदार था, वही चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन, बाजार चले जाओ, आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू, तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार हो गया, तो कारोबार के बंटवारे की बात आई। सीताराम ने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगा कर करना। मेरी इच्छा है बेटों कि मैं तुम दोनों की शादी एक साथ एक मंडप में ही करूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपनी आलू टिक्की की दुकान संभालनी शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पों की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो, लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने के मामले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को पता था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है। चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की बहू पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रह गई। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें। मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मालू के इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसे अपने बुरे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर चुकाना होगा। तो पिताजी, मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी। आज चमन भाई साहब ने दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक गुप्त जानकारी देना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया। तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे का खेत है। ये खेत मैंने ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा था। मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा खेत तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम चाहो तो वहीं पर झोपड़ी डालकर भी रह सकती हो। सीताराम ने पुष्पा बहू को खेत का पता बता दिया। ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता ना लगे, इसलिए पुष्पा चुपचाप ही कुछ सामान लेकर खेत पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी। बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की देखभाल करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर की मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी, आपके खेत की गोभी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊंगा, तैयार रखिएगा। शहर से आए लोगों की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी। फिर मेरे पति का इलाज हो जाएगा।
एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल राक्षस मौजूद था। मैं चंद्रमा से आया हूँ। सुना है तुम्हारी गोभी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं जो ऑर्डर देता हूँ उसे पूरा करना होता है। राक्षस ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और पुष्पा को उठाया और उड़ाकर चंद्रमा पर ले गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी राक्षस मौजूद है। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाओ। जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? पृथ्वी पर मेरे पति बीमार हैं। ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी से ऑर्डर पूरा करो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की। राक्षसों ने खूब छक कर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया। तेरी गोभी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। राक्षसों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो। चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो। हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। राक्षस पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। राक्षस द्वारा दी गई दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई। घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने उसके गोभी के खेत पर भी कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी? मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तो पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था। पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और खेत में गोभी उगाती। पुष्पा ने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन किसी तरह चमन को पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेती के बारे में पता लग गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी जमीन पर खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन पुष्पा के कमरे में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे राक्षस सो रहे थे और राक्षसों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा। लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर दो, मैं ये सोना यहीं रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने पुष्पा पर खूब अत्याचार किए हैं। मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन कुत्ते के रूप में जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया।